मूवी की शुरुआत में हम गंगाराम चौधरी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि हरित प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। जिस तरह के मंत्री हम असल जिंदगी में देखते हैं ठीक वैसे ही गंगाराम चौधरी भी था, यानी कि मुख्यमंत्री के पद में रहकर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से भ्रष्टाचार करता था। इन्हीं सब के चलते एक समय आता है जब उसका ये भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाता है और उसके ऊपर शिक्षा भर्ती में घोटाला करने का केस चलने लग जाता है। गंगाराम की कोर्ट में पेशी होती है तो जज फैसला सुनाते हैं कि जब तक घोटाले की पूरी तरह कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक गंगाराम चौधरी जेल में ही रहेंगे। गंगाराम चौधरी को जेल जाने का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का दुख ज्यादा था कि अब वो अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, लेकिन किसी को तो उस पद को संभालना ही था, इसीलिए वो ये जिम्मेदारी अपनी पत्नी बिमला देवी को सौंप देता है। बिमला देवी घर के काम काज करती थी और आज से पहले कभी भी राजनीति का स्वाद नहीं चखा था और वो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उन पर ही प्रदेश संभालने का भार आ जाता है। अब हम देखते हैं कि गंगाराम चौधरी को जेल ले जाया जाता है और उनसे कहा जाता है छोटे वाले गेट से अंदर जाने के लिए, लेकिन गंगाराम कहता है कि मैं सर झुकाकर अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चौधरी की पगड़ी है जो कभी नहीं झुकती, इसलिए पूरा गेट खुलवाओ। गंगाराम भले ही जेल जा रहा था लेकिन उसकी पावर का डर अब भी हर किसी को था, तो इसीलिए पूरा गेट खोल दिया जाता है और तब वो अंदर जाता है। गंगाराम को जेलर द्वारा हर सुख सुविधा दे दी जाती है क्योंकि कोई भी गंगाराम को नाराज करके अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता था और सीएम होने का खौफ तो सबको था, इसीलिए हर कोई उसकी सेवा में लग जाता है और गंगाराम जेल के अंदर भी पूरे मजे से रह रहा होता है। काफी समय बीत जाता है और तब जेल में एंट्री होती है नई सुपरिटेंडेंट ज्योति देसवाल की, जो कि एकदम कड़क और ईमानदार ऑफिसर थी जो अपनी ड्यूटी पूरे जोश के साथ निभाती थी। ज्योति देसवाल के आने के बाद गंगाराम को अपना सारा सुख संसार छोड़कर बाकी कैदियों की तरह जेल में रहना पड़ जाता है क्योंकि ज्योति के सामने किसी की भी नहीं चलती थी, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। गंगाराम को अब तक बाहर का बढ़िया खाना खाने को मिल जाता था, लेकिन अब उसे वही खाना परोसा जाता है जो सबको मिलता था, तो वो थाली फेंक कर खाना खाने से मना कर देता है। ज्योति देसवाल उसके पास आती है और रजिस्टर मंगवा कर उसका नाम चेक करती है कि वो कितने दिन से यहाँ रह रहा है और उसकी हाजिरी लगी है या नहीं, तो देखने पर पता चलता है कि 1 महीने से उसके नाम की हाजिरी ही नहीं लगी है। ज्योति जानती थी कि गंगाराम चौधरी मुख्यमंत्री है तो अब तक उसकी खातिरदारी करी जा रही थी, लेकिन उसके लिए तो वो एक कैदी ही था, तो वो उससे उसी तरह बात करती है। ज्योति देसवाल उसे रजिस्टर में साइन करने के लिए कहती है तो गंगाराम साइन के बदले 5 डंडी खींचकर 2 बिंदु लगा देता है। ज्योति उस पर हंसने लग जाती है और उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो ऐसे आदमी को जेल में कुर्सी बनाने का काम दे दिया जाए क्योंकि इन्हें कुर्सी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। उधर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बिमला देवी पहले थोड़ा बहुत घबरा रही थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी की पावर को फील करके काफी आनंद लेने लग जाती हैं और उन्हें ये फील करने में काफी मजा आ रहा था कि सब उनको अटेंशन दे रहे हैं और चारों ओर बस उनकी ही चर्चा है। अब हम देखते हैं कि गंगाराम से मिलने के लिए बिमला देवी आती हैं, तो उसका बदला हुआ रूप और बोलचाल देखकर गंगाराम काफी चकित रह जाता है। गंगाराम ज्योति का ट्रांसफर कराने की बात करता है तो बिमला कहती है कि आप जब सत्ता में थे तो आपने ही उसका ट्रांसफर यहाँ करवाया था, तो अगर अब मैं उसका दोबारा ट्रांसफर कराऊंगी तो पार्टी के मेंबर ये सोचेंगे कि मैं अपनी मनमानी कर रही हूँ, इसीलिए ऐसा करना सही नहीं रहेगा। गंगाराम उसकी बातों को सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है, ये सोचकर कि अब वो राजनीति सीख रही है, लेकिन असली बात तो ये थी कि बिमला देवी चाहती थी कि उनके पति जेल में शांति से रहें तो ही ठीक है, वरना वो फिर से अपनी ही चलाने लगेंगे। गंगाराम जेल के काम से बचने के लिए तबीयत खराब होने का बहाना मारता है ताकि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, लेकिन डॉक्टर और ज्योति समझ जाते हैं कि वो सिर्फ काम ना करने के बहाने मार रहा है, तो उसका प्लान यहीं फेल हो जाता है। अब एक दिन गंगाराम देखता है कि कुछ लोग किताब लेकर कहीं पर जा रहे हैं। गंगाराम के पूछने पर उसका कैदी दोस्त घंटी बताता है कि वो लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं और उसके बाद एग्जाम देंगे, इसीलिए उनको काम करने से छूट है। हम देखते हैं कि गंगाराम का छोटा भाई धनवीर बाहर जज को घूस खिलाकर गंगाराम को बेल दिलवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जज की ईमानदारी के चलते उसका ये पैंतरा नहीं चल पाता। अब गंगाराम को बेल तो नहीं मिल पाई थी तो उसको जेल का काम करना ही था, लेकिन तभी उसका दिमाग टनकता है और याद आता है कि घंटी ने क्या बताया था, तो काम ना करने के लिए वो पढ़ाई करने का सोच लेता है। अगले दिन गंगाराम सीधे ज्योति के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो 10वीं की पढ़ाई करेगा और एग्जाम देगा। ज्योति तुरंत ही समझ जाती है कि वो काम ना करने के लिए पढ़ाई करने का सहारा ले रहा है, लेकिन गंगाराम का जोश देखकर उसे 10वीं की पढ़ाई करने की मंजूरी दे देती हैं।
अब 10वीं की पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए गंगाराम लाइब्रेरी पहुंच जाता है तो वहां पर उसे लाइब्रेरियन मिलता है, जिसे सभी लोग लाइब्रेरी कहकर पुकारते थे क्योंकि हर किसी को लाइब्रेरी कहने नहीं आता था। लाइब्रेरी सर गंगाराम को 10वीं में मौजूद हर सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उसे 10वीं की पढ़ाई करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बिमला देवी को जब पता चलता है कि उनके पति देव जेल में रहकर 10वीं की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उसे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा करने का कारण क्या है। अब गंगाराम चौधरी पढ़ने के लिए पहली किताब उठाते हैं जो कि इतिहास की होती है। तो वो जैसे ही उसे पढ़ना शुरू करते हैं वैसे तुरंत ही उन्हें नींद आ जाती है और उनके पढ़ाई करने का जोश भी उनके साथ सो जाता है। गंगाराम को सोता हुआ देख ज्योति उसे जगाकर हड़काते हुए कहती है कि अगर सही में 10वीं की पढ़ाई करने का मन है तो मन लगाकर पढ़ो, वरना दोबारा से कुर्सी बनाओ। रात होने पर हम देखते हैं कि गंगाराम को नींद नहीं आ रही होती, तो वो सोचता है कि अगर वो किताब लेकर पढ़ना शुरू करेगा तो उसे नींद आ जाएगी। वो जब इतिहास की किताब को पढ़ना शुरू करता है तो उसे नींद आने के बजाय उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है और वो पूरे ध्यान से किताब को पढ़ने लग जाता है। वो भारत देश की आजादी के लिए किए गए आंदोलन के बारे में पढ़ रहा होता है, तो उनको पढ़ते पढ़ते ये महसूस करने लग जाता है कि वो भी उस समय वहाँ मौजूद है और सब कुछ होते हुए देख रहा है। वो देखता है कि कैसे लाला जी लोगों को समझा रहे हैं कि खुलकर बोलने की आजादी के लिए आवाज उठानी चाहिए। फिर देखता है कि गांधी जी आजादी दिलाने के लिए आंदोलन करने में जुटे हुए हैं। वो ये भी देखता है कि कैसे चंद्रशेखर आजाद ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दे डाली। ये सारी चीजें पढ़ते हुए गंगाराम इतना ज्यादा जोश से भर जाता है कि उसे अब जाकर समझ आता है कि देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों ने कितनी मुश्किलें सही हैं और कितने लोगों ने बलिदान दिया है, और उसके लिए ये सब कुछ जानना बिल्कुल नया था क्योंकि उसने तो कभी पढ़ाई की ही नहीं थी। अब अगले दिन बिमला देवी गंगाराम से मिलती है और कहती है कि आपको पागल होने का बहाना बनाना चाहिए ताकि आपको काम ना करना पड़े और हॉस्पिटल भेज दिया जाए। बिमला देवी के इस आइडिया को गंगाराम एकदम मास्टर स्ट्रोक समझता है और ठीक वैसे ही डॉक्टरों के सामने पागल बनने का नाटक करने लग जाता है। ज्योति उसके पागलपन के नाटक को अच्छी तरह समझ जाती है तो उसे बातों में फंसाकर डॉक्टर्स के सामने प्रूव कर देती है कि वो पागल नहीं है बल्कि आप लोगों को पागल बना रहा है। गंगाराम ज्योति से कहता है कि तुमने मेरी आजादी की तो बत्ती लगा दी। तो ज्योति उससे कहती है कि जो दिमागी रूप से बीमार होता है वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, तो मैंने बत्ती लगाई नहीं बल्कि जलाई है। तब यहाँ गंगाराम का दिमाग टनकता है और उसे समझ आता है कि क्यों बिमला ने ऐसा आइडिया दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गंगाराम दोबारा से सीएम बने, क्योंकि अब बिमला देवी को सीएम की कुर्सी का आराम बहुत पसंद आने लगा था। गंगाराम के दिमाग में ये सब बातें आती हैं, लेकिन उन बातों को इग्नोर करके ज्योति से ही लड़ने लग जाता है और अपनी पावर की धौंस जमाने लग जाता है। ज्योति उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और एकदम गुस्सा कर कहती है कि तुम्हारी अकड़ सारी यही निकाल दूंगी और पहले तमीज से बात करना सीख कर आओ, और उसे अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी कहकर वहां से जाने लग जाती है। गंगाराम उस पर और भी तेज आवाज में चिल्लाने लग जाता है, लेकिन तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाता है। बिमला देवी को जब पता चलता है कि उनके पति को अटैक आया है तो वो काफी परेशान हो जाती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की राहत मिलती है कि वहाँ की पुलिस ऑफिसर ज्योति ने सीपीआर देकर जान बचा ली। बिमला देवी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि सीपीआर क्या होता है, तो उनका सेक्रेटरी बताता है कि मुंह से मुंह सांस देने को ही सीपीआर कहते हैं। तो वही पुलिस ऑफिसर ने भी करके गंगाराम की जान बचाई है। बिमला देवी भी कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसे तो बस यही लगता है कि ज्योति ने उसके पति को चूमा है, तो वो तुरंत अस्पताल पहुंच जाती हैं और अपने पति गंगाराम को ताने मारने लग जाती हैं। गंगाराम तो समझ चुका था कि उसकी पत्नी के इरादे क्या हैं, तो वो उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता और उसकी बातों को भाव नहीं देता। तभी ज्योति गंगाराम के पास आती है और कहती है कि आज जितना आराम करना है कर लो, लेकिन कल फिर से काम पे लग जाना है। गंगाराम कहता है कि मुझे अब काम नहीं बल्कि 10वीं करनी है और ये चौधरी जाहिल नहीं बल्कि जिद्दी है। ज्योति कहती है कि अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या करोगे। इस बात पर गंगाराम चौधरी कहता है कि अगर मैं 10वीं पास नहीं कर पाया तो मैं सीएम की गद्दी पर फिर कभी नहीं बैठूंगा। इस फैसले को सुनकर ज्योति गंगाराम को दोबारा से पढ़ाई करने की परमिशन दे देती है, ये सोचकर कि अगर फेल हो गया तो जनता को ऐसा भ्रष्ट सीएम दोबारा नहीं मिलेगा, और अगर पास हो गया तो पढ़ाई से थोड़ी बहुत बुद्धि तो आ ही जाएगी। बिमला को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि गंगाराम 10वीं के एग्जाम में कभी भी पास नहीं कर पाएगा, तो उसके बाहर आने के बाद भी सीएम वही बनी रहेगी। इस बात से बिमला देवी तो खुश थी, लेकिन गंगाराम का भाई काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि एग्जाम पास कर पाना उसके बड़े भाई की बस की बात नहीं है। इसीलिए वो उनके पास जाता है
है और समझाता है कि आप ऐसा मत करिए, वरना आप फेल हो गए तो हमारी पार्टी की बहुत बदनामी होगी। गंगाराम कहता है कि कुर्सी हो या 10वीं, लेंगे तो डंके की चोट पर लेंगे। उसका भाई कहता है कि आप एग्जाम दीजिए, हम आपका क्वेश्चन पेपर लीक करा देंगे जिससे कि आप पास हो ही जाओगे। ये सुनते ही गंगाराम उसे जोर का थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि बचपन से ही हम झूठ फरेब करते आ रहे हैं, लेकिन मिली तो बस जेल ही, लेकिन अब हम ये 10वीं ऐसे ही पास करके दिखाएंगे। गंगाराम ने पूरी तरह से ठान लिया था कि वो अब मन लगाकर पढ़ाई करेगा, तो वो सबसे पहले घंटी के पास जाता है और उसे गणित पढ़ाने को कहता है क्योंकि उसकी गणित काफी अच्छी थी। घंटी गंगाराम को पढ़ाने लग जाता है, लेकिन गंगाराम की बुद्धि में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सर्किल, ट्राइंगल, स्क्वायर, अल्फा, बीटा, साइन, कॉस कुछ भी नहीं जा रहा होता। गंगाराम की सिर्फ राजनीतिक गणित ही मजबूत थी, तो घंटी उसी का सहारा लेकर उसे पढ़ाने लग जाता है और तब गंगाराम को बड़ी आसानी से सब चीजें समझ में आने लग जाती हैं। अब केमिस्ट्री पढ़ने के लिए वो एक दूसरे कैदी के पास जाता है जिसका नाम इनामदार होता है और वो भी केमिस्ट्री को पॉलिटिक्स की भाषा में पढ़ाने लग जाता है। इंग्लिश पढ़ने के लिए वो रायबरेली सर के पास जाता है, तो गंगाराम की इंग्लिश सुनकर रायबरेली सर हैरान हो जाते हैं क्योंकि गंगाराम को अच्छी खासी अंग्रेजी आती थी। गंगाराम बताता है कि वो क्रिकेट मैच में अंग्रेजी सुनता रहता था, तो वहीं से उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। गंगाराम ने कैदियों में ही अपने गुरु ढूंढ लिए थे और उनसे ही शिक्षा लेकर खूब मन लगा के पढ़ाई करने में जुट गया था क्योंकि उसके दिमाग में धुन मच चुकी थी 10वीं पास करने की। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गंगाराम का हिंदी में हाथ तंग था, यानी कि हिंदी बोलना तो जानता था लेकिन हिंदी लिखना बिल्कुल भी नहीं जानता था। गंगाराम अपनी ये दिक्कत इनामदार को बताता है, तो वो कहता है कि प्रेम आपको हिंदी सिखा देगा और वो हिंदी में काफी अच्छा भी है। गंगाराम प्रेम के पास जाता है और उसे हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन ज्योति उसे बताती है कि प्रेम जेल से छूटने वाला है तो वो अब पढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन वो जेल से नहीं जाना चाहता क्योंकि आपके खाप के भाइयों ने कसम खा रखी है कि इसे जेल से निकलते ही मार देंगे। मामला यहाँ पर यह था कि प्रेम अपनी जात से अलग लड़की से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसी चक्कर में जेल भी आ गया था और वो जेल से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि जिस जात की लड़की से वो प्यार करता था उसी जात के लोग उसे मारने के लिए उतारू थे। ज्योति कहती है कि अगर आप इन दोनों की शादी यहीं जेल में करा दें तो ये जातिवाद थोड़ा खत्म हो सकता है। गंगाराम इन सब बातों को समझता था और वो इतना खिलाफ नहीं था अलग जातियों में शादी होने के, तो वो उन दोनों की शादी करा डालता है। ज्योति गंगाराम से पूछती है कि आपने सबको कैसे मनाया, तो गंगाराम कहता है कि जितने भी लोग हैं उनकी काली करतूतों की कुंडली मेरे पास है, तो वो ऐसे ही मान गए। ज्योति कहती है कि मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई करने से आपके अंदर काफी बदलाव आ रहा है। ये बात सच तो थी, लेकिन गंगाराम की जो छवि थी वो एकदम अकड़ वाले इंसान की थी, तो वो उसी अकड़ को बरकरार रखने के लिए कहता है कि मेरे अंदर कोई भी बदलाव नहीं आ रहा और एक टाइगर कभी भी अपनी जनजाति नहीं बदलता, और इतना कहकर मुस्कुराते हुए निकल जाता है। अब प्रेम तो शादी करके जा चुका था और जेल में हिंदी पढ़ाने वाला कोई भी नहीं रह गया था, तो गंगाराम हिंदी पढ़ने के लिए ज्योति के पास ही पहुंच जाता है क्योंकि एक वही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। ज्योति समझ गई थी कि गंगाराम वाकई में 10वीं की परीक्षा देना चाहता है और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसकी मदद करने में कोई बुराई भी नहीं है, तो वो उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। ज्योति आसपास की चीजों में अक्षरों को दिखाकर हिंदी सिखाने लग जाती है ताकि गंगाराम को सब आसानी से याद हो सके। कुछ दिन ऐसे ही पढ़ाई करते बीत जाते हैं। फिर तब गंगाराम को पता चलता है कि इनामदार की बेल हो गई है। गंगाराम समझ गया था कि ऐसे अचानक से बेल हो जाना नॉर्मल बात नहीं है और ये काम बिमला ने ही करवाया है ताकि वो पढ़ाई ना कर पाए और फेल हो जाए, इसीलिए वो ज्योति को बिमला को फोन लगाने को कहता है। गंगाराम उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बिमला उसकी बातों का घुमा फिरा के जवाब देती है और बिजी है बोल के फोन काट देती है। बिमला देवी अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री के पावर के नशे में झूमने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि ये नशा कोई और करे, इसीलिए वो चाहती थी कि उनके पति गंगाराम कैसे भी करके फेल हो जाएं और उसके लिए वो हर पैतरा अपना रही थी। अब 10वीं के एग्जाम की डेट शीट आ जाती है तो गंगाराम को पता चलता है कि पहला पेपर हिंदी का ही है। ये जानकर गंगाराम इतना डर जाता है कि उसे बुखार ही आ जाता है। तभी ज्योति उसे समझाती है कि आप पास जरूर हो जाओगे और निबंध जरूर लिख के आना क्योंकि 20 नंबर का
तो वही आता है, और बाकी जैसे भाषण को रट्टा मारते हो वैसे ही बाकी सब भी रट्टा मार लेना। अब एग्जाम का दिन आ जाता है तो ज्योति गंगाराम को दही चीनी खिलाती है क्योंकि आज उसका पहला एग्जाम था। गंगाराम ज्योति के पैर छूता है और कहता है कि जो सीख दे वो गुरु, और आप मेरे गुरु हो। गंगाराम अपना पहला पेपर देकर आ जाता है तो न्यूज में खबरें चल रही होती हैं कि गंगाराम का हिंदी का पेपर कुछ ठीक नहीं गया है, जिस बात से गंगाराम थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन ज्योति उसे मोटिवेट करने में लगी होती है। अब सारे पेपर खत्म हो जाते हैं और उसी बीच गंगाराम की बेल भी हो जाती है, जिस बात से बिमला देवी काफी टेंशन में आ जाती हैं क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि अब उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। गंगाराम जब जेल से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहां उसके भाई के अलावा कोई और आया ही नहीं है। गंगाराम को पता चलता है कि उनकी धर्मपत्नी ने सभी को मीटिंग में बुला लिया है, इसीलिए कोई नहीं आया, तो वो सीधा मीटिंग में ही पहुंच जाता है। गंगाराम समझ चुका था कि बिमला देवी को अब गद्दी की भूख लग चुकी है, तो वो अब ऐसे तो नहीं हटने वाली। तो गंगाराम चैलेंज करता है कि अगले साल होने वाले चुनाव में हम दोनों ही खड़े होंगे और तब देखते हैं कि कौन जीतता है। यहीं पर गंगाराम को पता चलता है कि बिमला देवी ने ही जुगाड़ करके हिंदी का पेपर पहले रख दिया था ताकि इसके डर से गंगाराम पास न हो पाए। राजनीति ऐसी चीज है जिसमें कोई भी सगा नहीं रह जाता, और अब पति पत्नी के बीच ही कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई थी। गंगाराम अपने सभी पहचान वाले नेताओं को बुलाता है और उनको साथ देने के लिए कहता है, लेकिन सभी लोग अपना हाथ जोड़कर हाथ खड़े कर लेते हैं और साथ देने के लिए मना कर देते हैं। गंगाराम अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता था, तो वो अपोजिशन पार्टी के लीडर से ही हाथ मिलाकर गठबंधन कर लेता है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गंगाराम ने एजुकेशन को ही अपना चुनावी मुद्दा बना लिया था और अपना चुनावी चिन्ह भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही रखा था। प्रचार प्रसार करने के लिए गंगाराम एक रैली में जाता है जहाँ पर लाखों की भीड़ आई होती है। गंगाराम कहता है कि ऊपर वाला आंखें सबको देता है लेकिन नजर किसी किसी को, दिमाग सबको देता है लेकिन समझ किसी किसी को। ये जो आंखें और नजर, दिमाग और समझ के बीच का जो अंतर है ये शिक्षा से ही भरता है। शिक्षा वो खिड़की है जिसे खोलो तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। शिक्षा हमें चांद पर ले गई लेकिन हमने सिर्फ इसे कमाई का एक जरिया ही बना रखा है। शिक्षा भगवान से हमारी टक्कर है क्योंकि वो चाहता था कि हम उसे टक्कर दें, क्योंकि उसने हमें कोई मैनुअल देकर धरती पर नहीं भेजा था, हमने करके सीखा है। सेब को गिरता हुआ देखकर ग्रेविटी सीखी है और पानी में डूबते हुए जहाज के तैरने का विज्ञान खोजा है। ये सीखो कि सीखना कैसे है, सोचना कैसे है, मुश्किलों का हल कैसे ढूंढना है। कोई भी बड़ी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए मेहनत और लगन बहुत जरूरी है। शिक्षा वो नदी है जिसमें कूदकर मेरे जैसा रंगा सियार भी इंसान बन जाता है, और मैं वादा करता हूँ कि ये शिक्षा आपको और आपके बच्चों को मुफ्त में दूंगा। अब हम देखते हैं कि वोटिंग शुरू हो जाती है और सभी मतदाता वोटिंग देना शुरू कर देते हैं। अब सभी को 10वीं का रिजल्ट और इलेक्शन का रिजल्ट आने का इंतजार था, जो कि सेम ही दिन आने वाला था। अब 10वीं का रिजल्ट आ जाता है और तब गंगाराम चौधरी देखता है कि वो 57% लाकर पास हो गया है। गंगाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था, और सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत को जाता था क्योंकि उसने 10वीं पास करने के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं लगाया था, बल्कि अपने बलबूते ये कर दिखाया था। और उसका ये चैलेंज भी पूरा हो गया था कि अब वो सीएम की गद्दी पर दोबारा बैठ पाएगा क्योंकि वो फेल नहीं पास हो गया था। ज्योति और बाकी सभी कैदी गंगाराम के पास होने पर काफी खुश होते हैं क्योंकि सभी जानते थे कि उसने वाकई में इसके लिए मेहनत करी है। उधर इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और पता चलता है कि गंगाराम चौधरी भारी मतों से जीत गए हैं, यानी कि उन्होंने दोनों ही जगह झंडे गाड़ दिए थे। अब गंगाराम अपनी बीवी बिमला के पास जाता है जो कि उदास होकर खड़ी थी, और तब वो कहता है कि तुमने चखी है वो पावर जो कि एक तरह का सांप है जो मुझे कई सालों पहले डस चुका है। उसके जहर के असर से आंख बंद हो जाती है और मैंने चखी है पढ़ाई जिससे आंख खुल जाती है। बिमला मुस्कुराते हुए कहती है कि जहर उतरने में टाइम तो लगेगा ही। गंगाराम अब समझ जाता है कि अब बिमला को समझ आ गया है कि पावर और कुर्सी का लालच अच्छा नहीं है, तो अब वो उसे माफ करते हुए फिर से अपना लेता है और कहता है कि उसने शादी के 7 वचन लिए हैं जिसे वो हमेशा निभाएगा। अब जीत के बाद गंगाराम और गठबंधन किए हुए नेता दोनों जनता को संबोधित करने के लिए जाते हैं, तो नेता गंगाराम को मुख्यमंत्री घोषित करने लग जाता है, लेकिन तभी गंगाराम उसे रोकते हुए कहता है कि इस पद पर वही रहना चाहिए जिसे हर चीज की समझ हो, तो वो नेता को ही सीएम बनने के लिए कह देता है।
इस बात से जनता काफी नाराज हो जाती है क्योंकि काफी लोगों ने गंगाराम की वजह से ही वोट दिया था। तो गंगाराम कहता है कि भले ही सीएम की कुर्सी छोड़ी है लेकिन अभी भी एक कुर्सी का लालच जरूर है। हम देखते हैं कि गंगाराम शपथ ग्रहण समारोह में शिक्षा मंत्री बनने की शपथ ले रहा होता है। मतलब कि उसने अब एजुकेशन में ही कुछ करने का सोच लिया था और उसी में और सुधार करना चाहता था। और गंगाराम द्वारा शपथ लेने के बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि टाइम निकालकर इस मूवी को जरूर देखिए क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने का काम करती है। और एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ 25 से 30 मिनट का ही है, तो मूवी में देखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत से ऐसे सीन हैं जो ऐसे बताकर नहीं समझाए जा सकते बल्कि देखकर ही उन्हें समझा जा सकता है। जैसे कि जब गंगाराम पढ़ाई करना शुरू करता है तो कैसे उसे सभी लोग अपने आसपास दिखने लग जाते हैं। ऐसा सीन आपने मुन्ना भाई MBBS में भी देखा होगा। तो इसमें कुछ वैसे ही दिखाने की कोशिश की गई है। जिसने कभी भी पढ़ाई नहीं करी उसे पढ़ाना और समझाने का तरीका जो इसमें दिखाया गया है वो काफी सही लगता है। और खुद को भी ये फील होता है कि ऐसे ही हमें भी पढ़ा दिया जाए तो कितना अच्छा हो। हम सबके एक फेवरेट टीचर जरूर होते हैं जिनका पढ़ाने का तरीका एकदम अलग होता है और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। और मुझे यकीन है कि आप सभी का कोई ना कोई एक फेवरेट टीचर जरूर होगा। फिल्म हमें बताती है कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके बिना बहुत कुछ है जिससे हम अनजान रह जाते हैं। किसी चीज की जानकारी होना भी एजुकेशन में ही आता है और चीजों को सीखना और उनके बारे में पढ़ना और जानकारी लेने का वक्त कभी भी सीमित नहीं रहता। आप कभी भी किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं और जो शिक्षा आपको नहीं मिली वो प्राप्त कर सकते हैं। आप भले ही कितनी भी डिग्रियां ले चुके हों लेकिन ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता और जब भी आप पढ़ने की इच्छा जताएंगे तो आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये सब क्यों ही करना पड़ता है, क्यों हमें एग्जाम देना पड़ता है, क्यों पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेन बात ये है कि स्कूल में जाकर हम नए लोगों से मिलते हैं, हर तरह की बातें होती हैं और वहीं पर हमारा दिमाग खुलता है और जब जिंदगी आगे बढ़ती है तो वही सारा ज्ञान हमें काम आता है। एक पढ़ाई वो होती है जो हम किताबों में पढ़ते हैं और उसी को पढ़ के एग्जाम देते हैं और फिर ऐसे ही करते हुए नौकरी पा लेते हैं और पैसे कमाने लग जाते हैं। और एक पढ़ाई वो होती है जिसमें किताबी भाषा पढ़ते हैं लेकिन हम खुद से भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम सीख क्या रहे हैं और हमें क्या ज्ञान प्राप्ति हो रही है और ये जानकर हमें क्या मिलेगा। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसपे बात करी जाए तो घंटों तक बात चल सकती है क्योंकि एजुकेशन खुद में ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं और सब अलग अलग तरीके से उसके बारे में सोचते हैं। ये फिल्म हमें सिर्फ शिक्षा का महत्व नहीं बतलाती बल्कि समाज में हो रही कई गलत चीजों को भी दिखाती है। ये हमें बताती है कि जो पढ़ाई लिखाई करके IAS बनता है उसे बिना पढ़े लिखे नेता के आसपास घूमना पड़ता है और उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, फिर भले ही वो कितना ही बेकार आदमी हो या औरत हो। हमें खाप सिस्टम के बारे में भी बताया गया है कि कैसे वो कानून से बाहर होके खुद के ही फैसले लेते हैं जो कि सही नहीं होते और कानूनी तौर पर गैर कानूनी भी है, लेकिन फिर भी कई जगह ये सब होता है। जेल इंसान इसलिए जाता है ताकि वो अपने किए हुए पर पछतावा कर सके और खुद के अंदर सुधार ला सके ताकि जब वो जेल से बाहर आए तो वो अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराए। तो ये चीज गंगाराम चौधरी पर बिल्कुल सही असर करती है। गंगाराम को जेल हुई क्योंकि वो भ्रष्टाचारी था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो पूरी तरह से बदल चुका था और उसे बदला था एजुकेशन ने। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि पावर से बड़ा एजुकेशन होता है। अगर आपके पास पावर है तो आप उसका गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने ज्ञान से गलत होने को रोक सकते हैं। जितने भी महान इंसान रहे हैं उन सभी ने एजुकेशन को ही ज्यादा महत्व दिया है। फिर चाहे आप नेल्सन मंडेला को ले लीजिए या फिर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए या फिर APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, इन सभी ने बताया है कि पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि पढ़ाई ही ऐसा हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपको किसी बात की जानकारी ही नहीं होगी तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते और न ही आपकी कोई बात सुनेगा। इसीलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आप सामने वाले के सामने सही पॉइंट रखकर जवाब दे सकें। शिक्षा हमें किसी के सामने बोलने का और अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस भी देती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं छोटा कर सकता था, लेकिन मूवी में कुछ डायलॉग्स थे जिन्हें बताना जरूरी लगा क्योंकि काफी लोग शायद ही फिल्म देखेंगे तो मूवी का मेन मीनिंग सब तक पहुंचे, इसीलिए कुछ डायलॉग्स पूरा बोलना मुझे जरूरी लगा। आप अगर मूवी के लास्ट वाले डायलॉग्स को समझेंगे तो आप पूरी मूवी का मैसेज अच्छे से समझ जाएंगे। अब एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पर अभिषेक बच्चन ने अपनी एक्टिंग से पूरी तरह से सबका दिल जीत लिया है और अब वो पूरे फॉर्म में आ चुके हैं सबको एक्टिंग में मात देने के लिए। उन्होंने जिस तरह से गंगाराम चौधरी का रोल निभाया है, हमें ये फील ही नहीं होता कि हम अभिषेक बच्चन को देख रहे हैं, बल्कि यही लगता है कि हम किसी अकड़ू CM गंगाराम
चौधरी को ही देख रहे हैं। यामी गौतम भी अब पूरी तरह से वापसी कर चुकी हैं और अब वो काफी अच्छे रोल्स प्ले कर रही हैं, जिनमें कि उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिल रही है और उन्होंने इस फिल्म में भी काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल को निभाया है। निमृत कौर ने भी काफी मेहनत करी है बिमला देवी के रोल को निभाने में, क्योंकि जब आप उनकी रियल फोटो देखोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि यही इंसान बिमला देवी का रोल निभा रहा था। बाकी और जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और सबने अच्छा काम किया है। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि टाइम मिले तो आप फिल्म जरूर देखिएगा, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, या अगर आपको कहीं और से भी देखने को मिलती है तो वहां से भी देख सकते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एजुकेशन ज्यादा जरूरी होती है या एक्सपीरियंस होना ज्यादा जरूरी होता है, और दोनों में आप क्या अंतर समझते हैं, आप खुलकर कमेंट कर सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन 10वीं मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।